हेलो एवरीवन। मेरा नाम अमित रत्नाकर है और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रत्नाकर स्टडी कॉर्नर। आज हम लोग क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट से उसकी पहली पोयम डस्ट ऑफ स्नो के बारे में डस्ट ऑफ स्नो को स्टार्ट करेंगे, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। ये एक बहुत ही छोटी सी पोयम है, सिर्फ 2 ही स्टैंजा हैं इसमें, 8 ही लाइन्स हैं। तो इसको पहले स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये पोयम आखिर है किस बारे में। तो इस पोयम से हमें ये पता चलता है कि कभी कभी ऐसा भी समय आ जाता है कि जब हम लोग अपनी लाइफ से परेशान हो जाते हैं, हर उम्मीद ख़त्म हो चुकी होती है और इस सिचुएशन से बाहर आने का कोई रास्ता ही नहीं दिखाई देता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब हम बिल्कुल हार मान के बैठ चुके होते हैं तभी कुछ ऐसा भी हो जाता है एकदम अनएक्सपेक्टेड, जिसकी हमने उम्मीद ना की हो, कि उससे क्या होता है कि हम अपनी सारी परेशानियों को भूल जाते हैं और ज़िंदगी में नई उम्मीद, नए जोश, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ जाते हैं। तो उसी के बेस पे ये पोयम बनाई गई है। चलिए अब इसको पढ़ते हैं और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. The way a crow shook down on me. शुक जो है वो शेक की सेकंड फॉर्म है, मतलब शुक डाउन का मतलब है यहाँ पे गिराया से। शेक का मतलब हिलाया होता है, लेकिन शुक डाउन का मतलब गिराया है। तो जिस तरह से एक कौवे ने गिराया, क्या गिराया? द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। डस्ट ऑफ स्नो को गिराया। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब है कि स्नो के यानी बर्फ़ के छोटे छोटे कण, तो उसको गिराया। जैसे मिट्टी के छोटे छोटे कण होते हैं तो हम उनको डस्ट कहते हैं ना, धूल कहते हैं। ऐसे ही डस्ट ऑफ स्नो का मतलब है कि बर्फ़ के छोटे छोटे कण जो एकदम धूल के रूप में है, बहुत ही पतले पतले छोटे छोटे से कण हैं, तो उसको हेमलॉक ट्री के ऊपर से गिराया। तो ये तो था। अब देखिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या है, देखिए सबसे पहले देखिए आप, क्रो और हेमलॉक ट्री, इनका यूज़ किया गया, ऐसे वर्ड्स को यूज़ किया गया। तो इंग्लिश लिटरेचर में क्रो और हेमलॉक ट्री मैं आपको दिखा देता हूँ। हेमलॉक ट्री थोड़ा सा ये इस तरह का रहता है, थोड़ा देखने में क्रिसमस ट्री जैसा लगता है, लेकिन ये बहुत एक पॉइजनस ट्री है, जहरीला पौधा रहता है। मतलब पेड़ है या पौधा है जो भी है, जहरीला रहता है ये, इसलिए इसको और क्रो को अच्छा शकुन नहीं माना जाता है, मतलब इनको अच्छा नहीं माना जाता है इंग्लिश लिटरेचर में। तो ये शुरू में ही देखिए दिखाया गया है, क्रो और हेमलॉक ट्री को पहले ही स्टैंजा में दिखाया गया है। तो इसको ऐसा क्यों दिखाया है? देखिए इसको ऐसा इसलिए दिखाया है क्योंकि पोएट ने पोयम का एक ना मूड सेट करने की कोशिश की गई है। इनसे ये दिखाया गया है कि जो माहौल है उस वक्त का वो एकदम दुख भरा माहौल है, और इस स्टैंजा में ये बताया गया है कि पोएट हैं जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, वो दुखी होकर हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे थे। यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि वो किस बात से दुखी थे, ठीक है। इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया है, बस ये बताया गया है कि वो दुखी होकर हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे थे। तभी वहाँ एक क्रो होता है, एक कौवा होता है, जो कि कुछ हलचल करता है, और जिससे कि डस्ट ऑफ स्नो यानी वही बर्फ़ के छोटे छोटे कण जो थे वो पोएट के ऊपर गिर जाते हैं। ठीक है, तो पहला जो है स्टैंजा हमारा, उससे इतनी बात क्लियर होती है कि पोएट दुखी होकर हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा था। वो एक पॉइजनस ट्री रहता है, और क्रो और हेमलॉक ट्री दोनों ही नेगेटिविटी के सिंबल हैं। ये लोग हैं जो डेथ, फियर, ग्लूम, यानी कि जैसे कि मौत हो गया, दुख हो गया, या मतलब बुरी चीज़ें हो गई, उनको दर्शाया जाता है इंग्लिश लिटरेचर में। जब भी इनका यूज़ होगा तो इन्हीं चीज़ों को दिखाया जाता है। तो शुरू में इन दोनों को ही दिखाया है, और पोएट उसके पेड़ के नीचे बैठा होता है, तभी एक कौवा आता है जो कि कुछ हलचल करता है, जिससे कि पोएट के ऊपर कुछ बर्फ़ के टुकड़े, कुछ डस्ट जो है बर्फ़ की गिर जाती है, छोटे छोटे कण बर्फ़ के वो उसके ऊपर गिर जाते हैं। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पर
ये भी मेंशन नहीं किया गया है कि क्रो ने आखिर क्या हलचल की। मतलब ये नहीं बताया गया है कि कौवा जो था वो पेड़ पे आके बैठा और उसके बैठने की वजह से डाली हिली या बर्फ़ गिरी, वो पोएट के ऊपर गिरी, या कौवा पहले से बैठा हुआ था और अब वो उड़ा तो उसकी वजह से बर्फ़ गिरी। ये यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड saved some part of a day I had rued। र्यू का मतलब होता है, ये लास्ट में जो स्टैंजा में दिया है, तो र्यू का मतलब होता है कि पछतावा करना या फिर शोक मनाना, अफसोस करना। तो कहता है कि जब हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, जब वो बर्फ़ उनके ऊपर गिरी तो उनका जो हार्ट था, उनका दिल था, जो मतलब जिस सोच में वो डूबे हुए थे, उसको एकदम नया ही मोड़ दे दिया उन्होंने, एकदम उनका मूड चेंज हो गया उनके ऊपर गिरने से। ठीक है, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, और जो मेरा दिन था जो मैंने बर्बाद किया था उसको कुछ बर्बाद होने से, मतलब पूरा बर्बाद होने से बचा लिया गया। तो देखिए इसको और थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। इसमें देखिए ये था कि जब बर्फ़ जो होती है, जो बर्फ़ के टुकड़े टुकड़े हैं, डस्ट ऑफ स्नो है, छोटे छोटे कण जो हैं वो पोएट के ऊपर जब गिरते हैं तो एकदम उसको ठंडा लगता है, और वो जो पेड़ के नीचे बैठ के अपने दुख दुख में डूबा हुआ था, किसी बात को लेकर परेशान था और उसे कुछ भी और नहीं दिखाई दे रहा था, वहाँ बैठ के वो लगभग अपना आधा दिन वहीं बर्बाद कर चुका था। सॉरी। लेकिन देखिए जब उसके ऊपर जब वो बर्फ़ गिरी तो उसकी वजह से क्या हुआ, वो अपनी जो गहरी सोच में डूबा हुआ था वहाँ से एकदम उसका मन वहाँ से विचलित हो गया, वहाँ से हट गया, और इस एक छोटे से इंसिडेंट की वजह से, छोटी सी घटना की वजह से उस वो अपनी परेशानी भूल जाता है और प्रकृति का आनंद लेने लगता है। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट आगे कहते हैं कि देखिए इस छोटे से इंसिडेंट ने क्या हुआ, मेरा पूरा दिन बर्बाद होने से बचा लिया, वरना शायद मैं वहीं उस पेड़ के नीचे ही बैठा रहता और वही जो मैं सोच रहा था, जिसकी वजह से मैं परेशान था, शायद वही सोचता रहता। तो ये इस पोयम का मीनिंग था। इसका देखिए एक सार बना सकते हैं हम, तो वो क्या हो सकता है, ये कह सकते हैं कि इस पोयम के माध्यम से पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि प्रकृति द्वारा निर्मित हर चीज़ का अपना महत्व है और हमें चीज़ों को अपनी सोच के हिसाब से अच्छा बुरा या शकुन अपशकुन में नहीं बांटना चाहिए। क्योंकि हो सकता है जिसे हम बुरा समझ रहे हैं वो कभी ऐसा काम कर दे जिससे कि हमारा कुछ बुरा नहीं हो बल्कि बहुत अच्छा ही हो जाए। जैसा कि इस पोयम में दिखाया गया है कि क्रो और हेमलॉक ट्री दोनों को ही मौत का दुख, मौत का या फिर बुरी चीज़ों का सिंबल के रूप में दिखाया गया है। लेकिन क्या होता है कि दोनों को ही मतलब बैड ओमेंस के रूप में दिखाया गया, अपशकुन के रूप में दिखाया गया है। लेकिन वो दोनों ही मिलके कुछ ऐसा करते हैं, मतलब कौवा और पेड़ मिलके, क्योंकि कौवा पेड़ के ऊपर बैठा होता है, पेड़ पे बर्फ़ होती है और वो बर्फ़ जब गिरती है पेड़ के ऊपर तो उसका एकदम मूड चेंज होता है, जब जिससे कि उसका दिन ख़राब होने से बच जाता है ना। तो दोनों ही बुरी चीज़ें थी, दोनों को ही अच्छा नहीं समझा जाता है, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिससे कि पोएट का दिन ख़राब होने से बच गया। अच्छा, सेम इसके लिए एक अच्छा एक एग्जांपल एक आज के सेंस में हम लोग दे सकते हैं कि जैसे कोरोना वायरस, अगर कोरोना वायरस को देखा जाए तो वायरस है तो बुरा ही है, डेफिनेटली बुरा है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो अच्छा है। लेकिन उसने क्या किया, बहुत सारे लोगों को परेशान किया, मतलब परेशान का मतलब है बहुत सारे लोगों की डेथ हुई हैं, पूरे देश के देश बंद हो गए थे, लॉकडाउन लग गया था सब जगह, लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ भी हुई उसकी वजह से। लेकिन अगर हम उसका एक पॉजिटिव वे में देखें तो लॉकडाउन लगने से क्या हुआ कि जो हमारे देश है, जैसे दिल्ली है या फिर कानपुर जैसे जो शहर हैं जो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड थे, उनका एकदम जो वातावरण है बहुत साफ़ हो गया है, पहले के मुकाबले अब बहुत साफ़ हो गया है, क्योंकि प्रकृति के लिए एकदम हीलिंग का काम किया है कोरोना वायरस ने। और जो नदियां हैं हमारी, हमने
मतलब हमने का मतलब है हमारी सरकार ने उसमें करोड़ों अरबों रुपए लगा दिए, नमामि गंगे परियोजना, इस तरह की परियोजनाएं चलाई, लेकिन फिर भी उनको हम साफ़ नहीं कर पाए। और जब कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन लगा तो सारी चीज़ें एकदम साफ़ हो गई, सारी नदियाँ साफ़ हैं इस वक्त। तो सेम केस में ही वही फ्रॉस्ट ने जो बताया था कि वो भले ही डेथ के सिंबल हैं, क्रो और हेमलॉक ट्री, लेकिन उनकी वजह से पोएट का अच्छा काम हुआ। सेम केस में अगर हम देखें तो कोरोना वायरस जो है वो भी डेथ का ही सिंबल है, लेकिन उसने प्रकृति के लिए एक वरदान के रूप में काम किया। सारी नदियाँ जो हमारी ख़राब हो रही थी, जो हमारा पर्यावरण ख़राब हो रहा था, वो सब सही हो गया। ओजोन परत की भी एकदम हील हो गई है, वरना इतना बड़ा उसमें होल हो गया था। तो ये एक पोयम था, इसका सार था। इसमें थोड़ा सा लिटरेरी डिवाइसेस देख लेते हैं। इसमें देखिए, जैसे इसमें सबसे पहले हम लोग देख सबसे पहले देख लेते हैं इसकी राइमिंग स्कीम। देखिए पहला लाइन है तो उसमें है क्रो, ये है क्रो। तो इसको बनाएंगे हम ए, मैं इसको यहाँ ऐसे अलग लिख देता हूँ, ए क्रो से बनेगा ए। अगला है मी, तो क्रो और मी तो एक जैसे नहीं है, ये तो अलग हो जाएगा, ये बनेगा बी। अगला है लास्ट वर्ड स्नो। स्नो जो है वो दोनों में से ऊपर किसी से मिल रहा है, डेफिनेटली मिल रहा है, स्नो और क्रो मिल रहे हैं एक जैसा, तो फिर हो जाएगा ए। और फोर्थ है ट्री, तो ट्री जो है वो मी से मिल रहा है, तो ये भी बी हो जाएगा। जब हमारे शब्द जो लास्ट में है राइमिंग स्कीम में, जो लास्ट वर्ड्स होते हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं, तो उसको हम इस तरह से ही बनाते हैं। अगर सपोज़ करिए क्रो है तो ए बना, मी का मी उससे नहीं मिल रहा था तो बी बना। अगर यहाँ स्नो की जगह हार्ट होता, मान लीजिए हार्ट होता, तो वो क्रो या मी से कुछ नहीं बनता, तो वो सी हो जाता, है ना। लेकिन वो उससे मिल रहा है तो ए बी हो गया। तो इसका जो राइमिंग स्कीम है वो ए बी रहेगी पहले स्टैंजा की। और सेम केस में सेकंड स्टैंजा में हैज़ गिवन माई हार्ट, हार्ट हो जाएगा सी, क्योंकि वो ऊपर दोनों में से किसी से नहीं मिल रहा है, तो हार्ट हो जाएगा सी। ऐसे ही मूड, मूड भी उनसे किसी से नहीं मिल रहा है, तो मूड हो जाएगा डी। अगला है पार्ट, पार्ट हार्ट से मिल रहा है, तो ये भी हो जाएगा सी। और र्यूड मूड से मिल रहा है, मतलब दोनों का बोलने का तरीका जो है वो एक ही है, तो ये हो जाएगा डी। तो जो इसका राइमिंग स्कीम बनेगी वो ए बी सी डी रहेगी। और उसमें आगे पोएटिक डिवाइसेस हैं, लिटरेरी डिवाइसेस हैं, वो देख लेते हैं। इसमें जो अगली चीज़ है, एक मिनट में इसे मिटा देता हूँ। हाँ, इसमें जो आगे चीज़ है, अगला जो है इसमें, उसको हम देख सकते हैं। इसमें एंजॉयमेंट भी है। एंजॉयमेंट में क्या रहता है, देखिए आप इसको देखिए, पैराग्राफ को देखिए, कहीं भी कोई भी फुल स्टॉप, कॉमा या फिर सेमीकोलन कुछ भी यूज़ नहीं हुआ है। पूरी बात एक ही लाइन में की, एक ही सेंटेंस में कह दी गई है। तो जहाँ पे ऐसा रहता है कि पूरी बात एक ही सेंटेंस में की जाती है, कोई कॉमा, कोई फुल स्टॉप कुछ नहीं यूज़ होता है, कोई सेमीकोलन कुछ यूज़ नहीं होता है, तो उसे कहते हैं इंजैबमेंट। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक सेकेंड। जे ए जे ए एम बी एम ई एन टी, ये एक ही साथ है, इंजैबमेंट है। ठीक है, इंजैबमेंट है, इसमें लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है। यहाँ मैं बहुत अच्छी तरह से कुछ लिख नहीं पा रहा हूँ इसमें, लेकिन आप लोग समझ जाइएगा। ENJAMBMENT एंजैबमेंट है, ये लिटरेरी डिवाइसेस इसमें यूज़ हुई है। और नेक्स्ट है इसमें जो एक चीज़ और दिख रही है मेरे को, वो ये है कि इसमें जो है कॉन्सोनेंट्स का भी यूज़ हुआ है। कॉन्सोनेंट्स को देखिए आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे
कॉन्सोनेंट के बारे में सब लोग जानते ही हैं, है ना। तो कॉन्सोनेंट क्या होते हैं कि जैसे जो हमारे 5 अक्षर हैं, वोवेल ए ई आई ओ यू, ये तो वोवेल होते हैं, और इनके अलावा जो बाकी जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो अगर किसी एक लाइन में कॉन्सोनेंट वर्ड्स के लगातार कंटिन्यूस में यूज़ हो तो उसको क्या कहते हैं, उस लाइन में कॉन्सोनेंट्स भी रहता है। जैसे कि लास्ट लाइन में देखेंगे हम, डे हैड रीव्ड, ठीक है। तो डे हैड रीव्ड, सब में डी आ रहा है और सब में डा, हिंदी में डा की जो हमारी जो आ, बोलने का है, जो डी का साउंड है वो आ रहा है। तो क्या हो रहा है कि डे हैड रीव्ड तीनों में आ रहा है ना। तो ये हमारा जो लिटरेरी डिवाइस है इसमें कॉन्सोनेंट्स भी यूज़ हुआ है। तो ये पोयम थी हमारी, इसका सार था। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।